नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। राज दरबारी विनोद दुआ के झूठों की पोल खोल का ये एपिसोड नंबर 2 है। इसमें आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। इस लॉकडाउन से अभी तक हासिल क्या हुआ है? क्या लॉकडाउन जारी रखेंगे, ये जानते हुए भी कि कोरोना वायरस से लोगों के मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है? तो लॉकडाउन से हासिल क्या हुआ है? क्या उसमें रुकावट आई थी कोई? हमें तो रुकावट आई नहीं दिखी। विश्वास नहीं होता, इन्होंने इतने साल पत्रकारिता की है, मतलब एकदम गवारों जैसी बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन से तो केसेस खत्म हो जाने चाहिए थे और मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए कहता हूं, हर जर्नलिस्ट को आप एक्सपर्ट कभी मत समझिए। लॉकडाउन से हासिल ये हुआ है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे यहाँ कंडीशंस यूएस, यूके, इटली, ईरान वगैरह जैसे नहीं हुई है। उनसे बेहतर हमने कंट्रोल की है सिचुएशन को। ये एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है गुलामों से कि केसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लॉकडाउन फेल हो गया है। अबे गधो, लॉकडाउन से केसेस कम होंगे, जीरो नहीं हो जाएंगे। आगे इस पर और विस्तार में बताऊंगा। 40 दिन के लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, जो पहले ही उतरी हुई थी नोटबंदी की वजह से, और बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, बिजनेसेस बंद हुए हैं पिछले 40 दिनों में। ये अब भी नोटबंदी वाला रेटोरिक गा रहे हैं। इनके हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन रीजन था ही नहीं कि हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हुई। बस नोटबंदी जो 2016 में लागू हुई थी और 2019 तक हमारी इकोनॉमी सब सही चल रही थी, वो रीजन है। अरे दुआ जी, ये रेटोरिक फेल हो गया है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है जो बीजेपी को वोट देकर 2019 में फिर से लाई है। ये तो जग जाहिर था कि लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो करोड़ों नौकरियां इफेक्ट होंगी। पर जब इंडस्ट्रीज रिस्टार्ट होंगी तो क्या उन्हें मजदूर और एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होगी? क्या उन्हें फिर से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या फिर रिक्रूटमेंट नहीं होंगे? किस बात का रोना रो रहे हो चाचा, ये तो बता दो पहले। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी और उनके चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने यही पूछा है। सोनिया गांधी ने पूछा है आफ्टर May 17th व्हाट एंड आफ्टर May 17th हाउ। 17 मई के बाद क्या क्या करेंगे आप? हमें प्लान बताइए अपना। और 17 मई के बाद जो भी आपने करेंगे, कैसे करेंगे आप? दिक्कत यह है कि जो कांग्रेस के स्टेट्स हैं, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, वो चाहते हैं कि सरकार एक तरफा फैसला मत ले, जैसे पहले लिए हैं। लॉकडाउन लागू करने का फैसला किसी मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली गई, 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद जो जोन में बांटा गया, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, इसमें भी किसी मुख्यमंत्री से सलाह नहीं ली गई, एक तरफा फैसला लिया गया। अब वो पूछ रहे हैं कि 17 मई के बाद क्या करने का इरादा आपका, क्योंकि आपने तो हमारे गले में डाल दिया फैसले करके, जिम्मेदारी हमारे गले में डाल दी, तो हमें भी तैयारी करनी है कि कैसे होगा। यह बड़ी कन्वीनियंटली इन्होंने झूठ बोला। पहले तो कई सारे स्टेट्स ऑलरेडी पब्लिक गैदरिंग्स, मॉल्स, थिएटर्स बंद कर चुके थे। उसका फरमान जारी हो चुका था लॉकडाउन से पहले। नॉट मोर देन 50 पीपल इन वन प्लेस, ये भी शुरू हो गया था दिल्ली, मुंबई, पुणे और कई सारे सिटीज में। लॉकडाउन को 4 घंटे के अंदर अंदर लागू करना जरूरी था। इसका एक कारण था कि अगर ज्यादा समय दिया जाता, मान लो 24 घंटे ही दिए जाते, तो केओस मचता, अफरा तफरी मचती। स्टेशन, बस स्टॉप, सब जगह के क्या हालत होते आप खुद अनुमान लगाइए। और क्या राज्य सरकार से बात करते हैं? क्या राज्य सरकार से बात करते हैं? सेंटर्स के अपने पावर्स हैं और हर बार ये नहीं जरूरी है कि सेंटर स्टेट से बात करके फिर कुछ लागू करे। बंगाल जैसे स्टेट में अभी भी तमाशा चल रहा है, तो क्या ममता लॉकडाउन को मानती, जिसे हर बात का अपोज करना होता है? रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन सेंटर और स्टेट्स के ज्वाइंट डिस्कशन में डिसाइड हुआ था। इनफैक्ट 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन बढ़ाया गया, उसके 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था। कि कैसे होगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जिसमें मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर आरोप लगाया कि ये पूरी प्रक्रिया को और भी मुश्किल बना रहे हैं। जो स्थिति, जो हालात हैं, मुश्किल तो है ही, उनको और ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं एक तरफा फैसले लेकर। साथ में ही उन्होंने ये कहा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों की मदद नहीं कर रही है, फाइनेंशियल एड नहीं दे रही है। एक बड़ा ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, राज्यों की मदद नहीं कर रही है, माली तौर पर, पैसे के तौर पर मदद नहीं कर रही है, ऊपर से इकोनॉमिकली एंटी नेशनल एक्ट कर रही है। मतलब अगर माली निगाह से देखा जाए, अर्थव्यवस्था की निगाह से देखा जाए, तो देश के खिलाफ काम कर रही है, पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस बढ़ाकर। कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोविड-19, ये वैसे ही इमरजेंसी है और कम से कम सरकार को इसका 75 या 75 से 85% जो रेवेन्यू आ रहा है ये कीमतें बढ़ाने से, वो राज्य सरकार को देना चाहिए, ताकि राज्य सरकार के पास कुछ पैसा हो कोविड-19 हेल्थ और इकोनॉमिक इमरजेंसी से जूझने के लिए। कांग्रेस रूल स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करोगे? वो तारीफ करेंगे सेंटर की, जब नॉर्मल डेज में
वो हर चीज का ब्लेम उठा के सेंटर पर डाल देते हैं, तो अभी अपने खुद के मिसमैनेजमेंट का क्यों नहीं डालेंगे? स्टेट्स को पैसा दिया गया है पर ये चीज नहीं बताएंगे। 3 अप्रैल को 17,287 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया था टू फाइट कोरोना वायरस। दिसंबर 2019 में 5,298 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन दिया गया था। फिर 21 फेब को स्टेट्स को फर्दर 19,950 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन दिया गया। फिर 12 अप्रैल को 14,103 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन रिलीज किया गया। उसके पहले 8 अप्रैल को पेंडिंग 20,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन फिर से सेंटर ने रिलीज किया स्टेट्स के लिए। अब इसके बाद भी कांग्रेस रूल स्टेट्स अगर रो रहे हैं तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। एक और झूठ ये फैलाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस को लेकर कांग्रेस उनके गुलाम और उनके राज दरबारी फैला रहे हैं झूठ। जो सेस और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है वो कंपनी के लिए है। पंप्स पर पेट्रोल सेम दाम पे मिल रहा है। हाँ, कुछ स्टेट्स ने जैसे दिल्ली के मालिक ने 7 रुपए डीजल पर और पेट्रोल पे 1.5 रुपए करीब बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पे 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए बढ़ाया गया। ज्यादातर एसेंशियल ट्रांसपोर्ट ट्रक्स टेम्पो में आता है, तो 7 रुपए जो दिल्ली सरकार का बढ़ाना हुआ है वो बहुत गलत है, क्योंकि टैक्स टेम्पो डीजल पर चलते हैं। बात स्पष्ट हो गई। लॉकडाउन से कोरोना वायरस के जो रफ्तार है उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो बढ़ती ही रही है। मैं आपको कुछ बताता हूँ। फिगर्स मेरे दोस्त हैं श्याम मीरा सिंह, उन्होंने कुछ फिगर्स दी हैं। पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया कोरोना का। उसके 45 दिन बाद जाकर 100 मामले हुए। 45 दिन। 100 से 1000 केसेस होने में सिर्फ 14 दिन लगे। 1000 से 10,000 होने में 16 दिन लगे। तो यहाँ इन्होंने बताया कि पहला मामला 30 जन को आया, फिर 100 केस इस टाइम पे आया, 500 केस इतना समय लगा, 1000, 10,000, 20,000 में इतना समय लगा, और इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि लॉकडाउन फेल हो गया क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दुआ जी ने कभी ये नहीं कहा कि जमातियों और मुसलमानों की वजह से कैसे केसेस में स्पाइक आया, नहीं कहेंगे क्योंकि नैरेटिव को सूट नहीं करता। दूसरा, इन्हें सारे सवालों का जवाब जैसे कि 17 के बाद सरकार क्या प्लान है सरकार का, ये सब सरकार से पूछना है। पर आंकड़े और कंक्लूजन की बात होगी तो ये अपने दोस्त की बकलोली वाली पोस्ट पर से उस कंक्लूजन को निकालेंगे। 30 अप्रैल को डबलिंग रेट 11 डेज का हो गया था। अब केसेस में थोड़ा स्पाइक आया है तो ये 10.2 है। रिकवरी रेट 25% है। मोर्टेलिटी रेट 3.2 है। दुआ जी ये नहीं बताएंगे क्योंकि इन्हें लोगों को बरगलाना है कि देखो केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए लॉकडाउन फेल हुआ है। नहीं, लॉकडाउन का सक्सेस यही है कि हमारे यहाँ डबलिंग रेट अब 10.2 पर है। लॉकडाउन जो है वो कोरोना को रोक नहीं पाया है। एक्सपोनेंशियली कोरोना बढ़ रहा है। तो ऐसे में 17 मई के बाद सरकार का लॉकडाउन जारी रखेगी। अगर जारी रखेगी तो क्या उसको अभी तक फायदा हुआ जो होगा, और अगर जारी रखेगी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जारी नहीं रखेगी तब कोई प्लान है या फिर एक बार फिर एडहॉक फैसले या थाली घंटी बजाओ और दिए जलाओ जैसी या फूल बरसाओ, इस तरह की चीज़ें होंगी, या कोई प्लान है, रोड मैप है? ये सवाल जायज़ है पूछना सरकार से। ये पत्रकार से कांग्रेस आईटी सेल के ट्रोल से भी बदतर बन चुके हैं। हमें इन पर तरस खाना चाहिए। रवीश ये और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो थाली ताली दिया फूल से मोदी जी को मिल रहे अपार समर्थन हजम नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें दस्त हो गए हैं और ये ओरल डायरिया से ग्रसित हो चुके हैं। वैसे अच्छा है, इनकी यही नफरत लोगों को और मोदी जी की तरफ उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर जाती है। ह्यूमन नेचर है, जिसके सबसे ज्यादा बुराई होती है लोग उसके काम की समीक्षा करने लगते हैं और फिर उसकी तारीफ। ये सिर्फ यही नैरेटिव बनाएंगे कि कुछ किया ही नहीं जा रहा है सरकार द्वारा। तो मेरा सवाल ये है, फिर देश चल कैसे रहा है? इनको कोई आइसोलेशन में भेजो ताकि देश इनकी बकवास से बच सके। जहाँ पहले कर्नाटक में कल ट्रेन चलनी थी, लेकिन बिल्डर्स की लॉबी के साथ मीटिंग के बाद वो ट्रेन कैंसिल कर दी गई। 3 ट्रेन चलनी थी कल बेंगलोर से दानापुर बिहार के लिए, वो कैंसिल कर दी गई। अब प्रेशर के तहत आकर, मीडिया का प्रेशर था, सबने आवाज़ उठाई, हमने भी उठाई, वो ट्रेन फिर शुरू कर रहे हैं। लोग बाग अपने अपने घरों को जा पाएंगे। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो जगह जगह फंसे हुए हैं, वो अपने घरों को जा पाएंगे। कर्नाटक ने अपना फैसला दूसरी दफे पलटा है, वापस लिया है। वहाँ से गाड़ियाँ चलेंगी, रेलगाड़ी चलेगी। कर्नाटक सरकार से गलती हो गई कि उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स को कह दिया ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्द, ऑरेंज जोन में कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। ये येदियुरप्पा ने इसलिए भी कहा कि आने वाले समय में कुछ दिन में, मतलब आने वाले कुछ दिनों में जब ये ईज फॉलो किया जाएगा तो मजदूर अगर नहीं होंगे तो स्टेट्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा। पर एज वॉज एक्सपेक्टेड, प्रशांत भूषण जैसे दलालों ने और सारी बीजेपी हेटर्स ने इसको इमोशनल टच देते हुए मजदूरों को एक तरीके से बेवकूफ बनाया।
कि अब मजदूरों को स्लेव बनाना चाहती है सरकार। आप सोचिए किस तरह ये लोग गरीबों की जिंदगी को झूठे प्रोपेगेंडा से बर्बाद करते हैं। मजदूरों ने जिद पकड़ी, कर्नाटक सरकार को ट्रेन रिज्यूम्स करनी पड़ी। अब जो मजदूर वापस जाएगा वो घर जाकर क्या घुइयां छीलेगा? इस तरह गरीबों को बरगलाकर ये कौमियों ने उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा नरक बनाई है, उन्हें हमेशा गरीब रखा है। 17 के बाद ईज डाउन हो जाएगा, नए मजदूर वापस आकर काम पर लग जाएंगे, पुराने मजदूर काम ढूंढने लगेंगे, तब यही लोग जो बरगला रहे हैं वही लोग फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोएंगे। आप देख लेना इस चीज को। शहर और कस्बों में रहने वाली मिडिल क्लास मनरेगा की कीमत नहीं समझ सकती। गांव में पाई पाई के लिए दम निचोड़ देने वाले मजदूरों, किसानों के लिए मनरेगा 2 वक्त के निवाले का नाम है। अब जबकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला गुब्बारा फूट चुका है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला गुब्बारा फूट चुका है और मनरेगा ही काम आ रही है, तब कायदे से सरकार को, और खासकर हम तो कहेंगे अपना बड़प्पन दिखाते हुए प्रधान सेवक को, इस देश के मजदूरों से माफ़ी मांगनी चाहिए और पिछली सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी ज़मीन से जुड़ी एक नीति ने इस मुसीबत के वक्त में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम किया है। बिल्कुल, इस सरकार को क्यों, हम सबको कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए कि 70 साल आजादी के और 62 साल राज करने के बाद देश के गरीबों को मनरेगा पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं। 62 साल राज करने के बाद भी देश में गरीब की हालत बदतर से भी ज्यादा बदतर है। राजमाता, उनके सुपुत्र, उनके दामाद, बेटी सब करोड़ों में खेल गए और गरीब मजदूर मनरेगा से दिन में 200 से 250 कमा रहा है। दुआ जी ने जैसे अपनी आत्मा ही राजमाता के चरणों में गिरवी रख दी है, तो भाई इसके बाद क्या ही कहा जाए। शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि धन्यवाद करो उस सरकार का जिसने स्कैम कर देश के गरीबों का सारा पैसा लूटा और अपने दोस्तों में लुटवाया। शर्म आनी चाहिए कि 62 साल के राज में 13 करोड़ घर में टॉयलेट्स नहीं थे, 9 करोड़ घर में सिलेंडर नहीं थे और 7% गांव तक बिजली पहुंची ही नहीं थी, पक्का घर नहीं था, वगैरह वगैरह। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अगर चालू हो जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। पर ये गेंडे की चमड़ी के बने हुए हैं, इन्हें वही सरकार दोबारा चाहिए जो देश को लूटे। क्यों? क्योंकि इन्हें उसी सरकार ने पद्मश्री दिया था। दोस्तों, सरकार से सवाल पूछा जाएगा और पूछना भी चाहिए, पर शब्दों के खेल से झूठ फैलाना ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। मैं भी जानना चाहूंगा कि 17 के बाद क्या होगा, पर इतना समझदार हूं कि समझ सकता हूं रेड जोन को छोड़कर बाकी जगह पर लॉकडाउन की कंडीशंस को ईज डाउन किया जाएगा। कांग्रेस हर दिन एक नया झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, मजदूरों से ट्रेन के टिकट वसूले जा रहे हैं, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है और अब ये कि लॉकडाउन से कुछ फायदा नहीं हुआ, देखो केसेस तो बढ़ ही रहे। जब बताओ लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम और जमातियों की वजह से हुआ है, तो ये इस सच को कभी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, क्योंकि इनका सेक्युलरिज्म वाला नाटक शुरू हो जाता है। दरअसल ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर लॉकडाउन को कंप्लीटली हटवा देंगे और फिर ऑब्वियसली केसेस बढ़ेंगे, तब फिर ये सरकार को घेरेंगे और वल्चर पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से वल्चर पॉलिटिक्स में माहिर रही है। बार बार ये भूल जाते हैं कि सेंटर में इनका बाप मोदी बैठा है। पप्पू के नॉनसेंस की हवा सेकंड्स में निकाल देता है अपना मोदी। तो ये थी दुआ जी के नॉनसेंस के एपिसोड 2। अब ऐसे ही और वीडियोस लाऊंगा, आप साथ बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।